काशीनाथ सिंह के उपन्यास काशी का अस्सी के पिछले एपिसोड में हमने जाना कि रामवचन पाणे भाजपाई राधेश्याम को सुनाने की नीयत से संघ प्रचारकों की तुलना कौरा यानी कि जूठन खाने वाले कुत्ते से करते हैं और लगातार राधेश्याम को गरियाते हुए कहते हैं कि किस तरीके से राम मंदिर अयोध्या में बनाने के नाम पर जीटी रोड के आसपास की हजारों एकड़ जमीन हथिया ली गई है। ये काम हथियाने का जो है वो मुसलमानों ने भी किया है और हिंदुओं ने भी किया है, लेकिन दोनों में फर्क यह है कि जहां मस्जिद बनने में बहुत समय लगता है वहीं मंदिर बनाने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता। बस एक पत्थर गाड़ा, उस पे सिंदूर पोता, दो लोग बैठकर भजन कीर्तन करने लगे, हो गई मंडली तैयार, हो गया मंदिर तैयार। और इस तरीके से हजारों एकड़ जमीन हथिया ली गई है और वहीं पर बैठकर कुछ लोग जो है सेठ के बहु बेटों के सताए हुए जो बुजुर्ग लोग होते हैं ना, उनका जमावड़ा इकट्ठा कर रहे हैं, उन्हें भगवत कथा सुनाने के नाम पर चूतिया बना रहे हैं। क्षमा प्रार्थी हूं, लेकिन इसी शब्दावली का इस्तेमाल किया गया है। और अंत में सबसे इंपॉर्टेंट बात, रामवचन पाणे कहते हैं कि लालू को बेकार ही चारा घोटाले के लिए बदनाम किया जा रहा है, जबकि असल बात तो यह है कि यूपी सबसे ज्यादा घोटाला कर रहा है चारा में गौ संरक्षण के नाम पर। एपिसोड हमने यहीं खत्म किया था और अब हम इसके आगे बढ़ेंगे, तो चलिए मेरे साथ। जय भीम, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं अंबेडकर नामा। तीसरी कथा का छठा भाग आज हम पढ़ेंगे। मित्रों, डॉक्टर गया सिंह माने स्पीड ब्रेकर। बात या बहस की चाहे जैसी स्पीड हो, उसमें ब्रेक संदर्भ प्रसंग की ऐसी तैसी। वे जब बोलते हैं तो किसी की नहीं सुनते, न उनके पहले न उसके बाद। कोई उन्हें भी नहीं सुनता, क्योंकि माना जाता है कि उनका बोलना सुनने की नहीं देखने की चीज है। इसलिए भी नहीं सुनता कि पंचम सुर में निकलने वाली उनकी बातों का वेग इतना होता है कि वह एक कान को छेदती हुई दूसरे कान से पार हो जाती है, उसे मुड़कर दिमाग की ओर जाने का अवकाश ही नहीं रहता। लेकिन संत लोग उन्हें स्पीड ब्रेकर नहीं बोलते। वे इतने मामलों में इतनी बार कचहरी से स्टे ला चुके हैं कि संत उन्हें स्पीड ब्रेकर की बजाय स्टे फ्री विद इन ब्रैकेट, जो स्टे लाने के लिए फ्री हो, कहना ज्यादा पसंद करते हैं। तो जैसे ही गया बैठे, वैसे ही भास्कर श्रीनिवास ने उन्हें अपनी पुड़िया पकड़ाई। गया सिंह ने उसे खोलकर बिछाया और उस पर ठोंगे की सारी मूंगफली उड़ेल दी और फोड़कर खाने लगे। मित्रों, इसे शेपक में समझिए, लेकिन जान लीजिए कि भास्कर श्रीनिवासन और वह जो दड़बे के बाहर सड़क पर संतों को देखकर घंटे भर से हंस रहे हैं, क्या चीज है। तो अब आज हम दो और नए कैरेक्टर्स के बारे में जानेंगे। सुनिए, सबसे पहले श्रीनिवासन के बारे में। लेकिन इन्हें जानने से पहले यह जानिए कि संसार क्या है। ये बहस तब से चल रही है जब से संसार है। क्या है संसार? कागज की पुड़िया, लहराता लहर तारा का जुलाहा बोला था, दिखाया नहीं था। दिखाया श्रीनिवासन और उदय पाणे ने। एक ने कागज की पुड़िया दिखाई, दूसरे ने पत्ते की, और दिखाई ही नहीं, आज भी दिखाते चल रहे हैं। श्रीनिवासन कहीं कोयले की खदान में वेलफेयर अफसर थे। एक हरे बदन के सांवले तेज तर्रार नौजवान। वहां लेबरों की ने हड़ताल की, जुलूस निकाले, धरने दिए और सभाएं की। देख देख कर श्रीनिवासन जोश में आ गए और उनके मंच से जोरदार भाषण किया। दूसरे दिन सस्पेंड हो गए। जिसे कहीं नहीं जाना हो वह 80 आए स्टाइल में, वह 80 आ गए। दाढ़ी बाल इतना बढ़ाया कि इंटेलेक्चुअल लगने लगे। यहीं से टिकटा का जन्म हुआ। अब एक टिकटा क्या है ये सुनिए। उन्होंने हाथ से लिखा एक पेज का, विद इन ब्रैकेट पन्ने का नहीं, अखबार निकालना शुरू किया। अनियत कालीन वे रात भर एक पेज लिखते, अगले दिन 100-200 फोटो स्टेट करवाते, पुड़िया बनाते और हफ्ते भर बांटते। घाट पर, चौराहे पर, चाय की दुकानों पर। अनियत कालीन इस अर्थ में कि उसका निकलना उनके मूड पर है, हफ्ते में एक बार या कभी कभी 3-4 बार भी। कहना संतों का कि देश का ही नहीं विदेश का भी कोई विद्वान उनकी एक लाइन तो क्या, एक शब्द भी मुकम्मल पढ़ दे तो गंगा समेत पूरा 80 उसके नाम। कारण पूरा पेज खरोष्ठी लिपि में,
किधर से पढ़ेंगे पेज को, ऊपर से, नीचे से, बाएं से, दाएं से, चारों में से किसी कोने से पढ़कर दिखा दो तो पेशाब से मूछें मुड़वा दें। जैसे संसार अनादि और अनंत वैसे पेज। मतलब उनके लिखने का स्टाइल अमूमन ऐसे ऐसे हम लकीरें खींच कर लिखते हैं, लेकिन जहां जहां पन्ने पर जगह बचती थी वो हर उस जगह पर लिख दिया करते थे। तो समझ नहीं आता था कि कौन सी खबर कहां पर लिखी गई है। नाम अखबार का तिगटा। तिगटा माने हे तिगटपन पट्टू छे, पटापट खटापट गुडप्पू छे। क्या समझे? श्रीनिवासन न साधु है, न सन्यासी, न जोगी, न बैरागी। सच्चे इंटेलेक्चुअल हैं, कभी मुस्कुराते हंसते नहीं देखे गए। हमेशा धीर गंभीर धुन के पक्के अखबार निकालना और मुफ्त में बांटना, कोई देखे ना देखे, पढ़े ना पढ़े, आएंगे बैठेंगे चुपचाप चाय पिएंगे, आप बगल में हंसते रहिए, गाते बजाते रहिए। कभी आप चाहे कि वो तिगटा के बारे में बता भी देंगे। तिगटा इस समय कहाँ है, कैसे है, क्या कर रहा है, जब आएगा तो संसार क्या से क्या हो जाएगा। फिलहाल ये पुड़िया देखिए, दूसरी पुड़िया देखिए उदय उदय पाणे के हाथ में। उनके लिए संसार कागज की नहीं, पत्ते की पुड़िया है। कागज तो गल भी जाता है, बह भी जाता है, लेकिन पत्ता ना बहता है ना गलता है, सूखता है और उड़ जाता है जीवन की तरह। मतलब दोनों की अपनी अपनी फिलॉसफी है। पत्ता पान का भी होता है और महुए का भी, जिसमें भांग की 40 गोलियां होती हैं। दोनों उड़ाते हैं उदय। वे संस्कृत के किसी प्रोफेसर के बेटे हैं जो रिटायर्ड हो चुका है। वे यानी उदय 40 गोलियों से फिलहाल संतोष कर रहे हैं। जितनी उम्र उतनी गोलियां। उनके लिए प्रतिदिन उन्हें 40 रुपए मिलने ही चाहिए। घर से मिले तो मिले, नहीं तो किसी का रिक्शा खींचेंगे और जैसे ही 40 रुपए हो जाएंगे उसे गोली मार देंगे। शाम होते ही सीधे आएंगे पप्पू की दुकान के सामने सड़क पर और खड़े हो जाएंगे। जिनको बतियाना हो बतियाएं, बहस करना हो बहस करें, गाना हो गाएं। वे दूर खड़े होकर दुनिया का तमाशा देखेंगे, हंसेंगे। श्रीनिवासन के उलट न चिंतन करते हैं, न दाढ़ी दाढ़ा बढ़ाते हैं, सिर्फ हंसते हैं और तब तक हंसते रहते हैं जब तक दुकान पे ताला नहीं बंद हो जाता। 80 का मानना है कि ये दोनों आनंद जाति के संत हैं। चाहो तो एक को चूतियानंद कह लो और दूसरे को पुड़ियानंद। क्षमा प्रार्थी हूं। डॉक्टर गया सिंह खुश हैं। वे भी जिन दिनों आगयानंद थे उन्हीं दिनों उन्होंने एक खोज की थी। 80 घाट पर कहीं बाबा के जमाने में एक बेर का पेड़ था। 500 साल पहले प्रातःकाल बाबा जब शौच के लिए जाते थे तो लोटे का बचा हुआ जल बेर की जड़ों में डाल देते थे। उस पर रहता था एक प्रेत, बाबा के उपकार से अति प्रसन्न। बाढ़ में पेड़ तो बह गया, लेकिन प्रेत की मुश्किल के वे जाए तो जाए कहां। अब कहां आशियाना बनाए। घाट के जो भी 2-3 पीपल थे, सब पर देवी देवताओं का निवास। कहां जाए। इस तरह भटकते हुए उसकी दृष्टि गई मोहल्ले के विकट और उद्भट प्रतिभाओं की ओर। उसने उन्हीं के तन बदन को अपना आशियाना बनाना शुरू किया और तब से हर साल 1-2 प्रतिभाएं उसकी चपेट में आ जाती हैं। करारा व्यंग्य कर रहे हैं। तरह तरह के भांति भांति के लोग जो है वो 80 घाट पर देखने को मिलते हैं और किसी को सिर्फ बकबक करने का नशा है, भाषण देने का नशा है और ऐसी हरकतें करते वक्त ऐसे लगते हैं जैसे उनके जिस्म में कोई भूत प्रेत समा गया हो। कभी गया सिंह भी आ गए थे उसकी चपेट में। उन्हें दूर से ही आते देखकर लोग खिसक लेते थे। देखो आ गया चलो अब। वे दिन भी दिन थे जब चीखने चिल्लाने को ही भाषण समझा करते थे गया सिंह। श्रोता हूं न भी हूं या जो भी हूं। वे प्रेत से कैसे छूटे या प्रेत उनसे कैसे छूटा, इसकी कथा सुनाते हैं राजकिशोर। राजकिशोर एक बार घाट पर जा रहे थे कि पीपल के तने के पास जहां हनुमान की मूर्ति है उसके आगे गया सिंह खड़े हो गए। कुछ सुना आपने? गया ने उनकी आंखों में देखा। कुछ भी तो नहीं। क्या क्या? वे कौन बोला? राजकिशोर चकित। कोई नहीं बोला था। मूर्ख हैं आप, हनुमान जी ने पूछा है मुझसे। क्या क्या?
राजकिशोर ने ठहाका लगाया, हनुमान जी ने नहीं, उसके ऊपर बैठा कौवा बोला है। क्या क्या नहीं, कांव कांव। तो गया सिंह जो है वो शुरू से मतवाले रहे हैं। पेड़ के पास खड़े होके वो बात कर रहे हैं, ऊपर से कौवे की कांव कांव उनको क्या क्या लग रही है। गया सिंह ने उससे भी जोरदार ठाका लगाया, इतना ही मूर्ख होता तो मैं भी भाजपा का नेता रहता। और मुड़कर जब तने की ओर बढ़े तो कौवा उड़कर डाल पर बैठ गया। तो यहाँ का ये व्यंग जो है ना बड़ा ही मारक है। भाजपा में किस तरह के लोग हैं ये तो आप जानते हैं। कोई बत्तख के तैरने से पानी से ऑक्सीजन बनाता है, और तो और महानता की तो हद यह है कि नाले की गैस से आप जो है वो चाय भी बना सकते हैं। मोरनी के आंसू पीकर मोर प्रेग्नेंट भी हो सकता है। इस तरह की बहुत सारी बातें। और अभी तो लेटेस्ट में रेखा गुप्ता जी, उन्होंने तो कमाल ही कर दिया। एयर क्वालिटी इंडेक्स को वो जो है पता नहीं कौन से मीटर से भी नापना शुरू कर देती हैं। तो ऐसे लोग भाजपा में हैं। इसीलिए राजकिशोर जी ने बड़ा गहरा कटाक्ष किया कि इतना मूर्ख होता कि कौवे की कांव कांव को हनुमान की क्या क्या समझ लेता अगर भाजपाई होता तो। गया सिंह ने उसे डाल की छाल पर चोंच रगड़ते देखा, कहा, देखो कान साफ कर रहा है। अलग से कान नहीं होते कौवे के, चोंच में ही रहते हैं। सुनना चाहता है कुछ, और वह क्या सुनना चाहता है? हनुमान जी सुनना चाहते हैं, मतलब कौवे के रूप में हनुमान है। राजकिशोर कुछ कहे इससे पहले ही गया सिंह शुरू हो गए। बबवा का जवाब नहीं है राजकिशोर गुरु, लिखा रामचरितमानस और स्थापित किया हनुमान को, राम को नहीं। राम को कौन पूछता है, विश्व हिंदू परिषद और अशोक सिंघल के सिवा। तो ध्यान देने योग्य बात है कि रामचरितमानस लिखी थी राम को स्थापित करने के लिए, स्थापित हो गए हनुमान। और पिछले एपिसोड में हमने जाना कि कितना आसान है मंदिर बनाना। बस आप एक पत्थर के ऊपर सिंदूर लगा दीजिए, हो गए हनुमान जी स्थापित हर जगह। कितने मंदिर हैं राम जानकी के, रामनवमी के सिवा कहां है राम? और हनुमान को देखो, हर मंगलवार, हर शनिवार आधी रात तक संकट मोचन में पैर रखने की जगह नहीं। जबकि देखो तो हनुमान कवि की कल्पना और अनुभव के सिवा कुछ नहीं है। तो देवी देवताओं की स्थापना या उन्हें किस तरह स्थापित किया गया है, आ, ये सब चीजें जो है साहित्य पढ़ने से भी पता चलती हैं। कहाँ थे हनुमान? तुलसी से पहले गुरु, इन्हीं जंगलों के बंदरों में हनुमान मिले थे बबवा को। बबवा मतलब तुलसीदास को। पूरी पोथी भरी पड़ी है बंदरों के हाव भाव से, उनके उछल कूद से, उनकी खुरापातों और करतबों से। और कौन जाने चने वने खिलाकर बाबा ने परचा लिया हो और दोस्ती बढ़ा ली हो कि ये रहेंगे तो चोर चाई लुच्चे लफंगे पांच फटकने से हिम्मत नहीं करेंगे। सोचो तो एक कवि की कल्पना क्या हो सकती है। यही कि वह जिसे प्यार करता है, जिस पर लहा लोट होए, जो उसके सुख दुख के साथी हैं, वह ईश्वर हो जाए। इंसान को भगवान तो कोई भी बना सकता है, लेकिन जिस बानर को इंसान बनने में अरबों खरबों साल लगे, उसे बबुआ ने सीधे भगवान बना दिया। तो ऐसे साहित्य में बहुत सारी कल्पनाएं हैं जो आप पढ़ेंगे और आपको पता चलेगा कि इतिहास में तो कहीं ये दर्ज ही नहीं है। इतिहास कल्पना पर आधारित नहीं होता, वो फैक्चुअल होता है, उसमें फैक्ट्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। लेकिन साहित्य में ये चीज नहीं होती। साहित्य कोरी कल्पना होती है। कौवा उड़ गया और अब चलिए। उन्होंने पलटकर राजकिशोर को देखा। कौवा उड़ गया है, हनुमान तो बैठे हैं, अब हो गया चलिए। गया सिंह ने राजकिशोर से अपनी कोहनी छुड़ाई और लंबी सांस ली। ओह, और एक इसी 80 का है, कसिया चूतिया, क्षमा प्रार्थी हूं। उसे भगवान को भी दे दो तो झंडू बना के रख देगा। सोचता हूं अब मैं भी कलम उठा लूं। 16 साल हो गए आपको सोचते हुए। कलम है कि शिव का धनुष। जिस शाम कि मां रात गया सिंह को यह ज्ञानोदय हुआ था, मैं घाट पर ही था और अकेले नहीं था। साथ में महाकवि कौशिक भी थे, सरोज यादव भी, एसपी मिश्रा भी और शिव प्रसाद जी भी। ठंड ऐसी ही थी। ठंड मतलब ठंड,
यहाँ पर काफी देशज तरीके से ही शब्दों को लिखा गया है। क्षण ऐसी ही थी कि हम पालिका द्वारा बांटी गई लकड़ियों के अलाव के चारों ओर बैठे थे। याद इसलिए है कि इसी दिन कौशिक ने 80 के जन्म की कथा सुनाई थी। नितांत लौकिक, जो ना इतिहास में है न पुराण में। तो ये चीज नोट किए जाने की जरूरत है कि दोनों में से ये 80 घाट की कथा कहीं अवेलेबल नहीं है। लेकिन मित्रों, कथा श्रवण से पहले इस 80 घाट के बारे में मुझे इस घाट का भाट समझिए और प्रशस्ति वाचन सुनिए। ऐसे तो घाट ही घाट है नगर में, इन्हीं में से कोई एक राजा घाट भी है, लेकिन सच मानिए तो घाटों का राजा एक ही है, 80 घाट। यहां से नगर या तो शुरू होता है या खत्म होता है। क्या ही चौड़ा और क्या ही चौरस, हर साल गंगा पीछे खिसकती जाती है, इससे कहते हुए कि आगे आओ और आगे आओ। देखो तो सीढ़ियों के पहाड़ भी हैं, पठार भी हैं और मैदान भी। मतलब हर साल गंगा जो है वो सूखती जा रही है उसका पानी, और 80 घाट जो है वो धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है। देखो तो सीढ़ियों के पहाड़ भी हैं, पठार भी है और मैदान भी। चाहे जितना टहलो और चाहे जितना बैठो, बैठने के लिए सीढ़ियां भी हैं, पत्थर के लंबे चौड़े चौतरे भी हैं, लकड़ी के तख्ते और पटरे भी हैं, मिट्टी के डूह भी हैं और किनारे बंधी छोटी बड़ी सैकड़ों नौकाएं भी। एक पीपल का पेड़ भी है घाट पर, काफी बुजुर्ग। इससे बाढ़ के दिनों में देखिए तो मजा आ जाएगा। गजब का तालमेल है इसका लहरों के साथ। लहरें जब उछलती हैं या खेलती हैं तो वह अपने आप पत्तों से तालियां पीटता है। जब नाचती हैं तो टहनियों से बेंजो बजाता है और जब चुप रहती हैं तो खड़ा खड़ा गुनगुनाता रहता है। लहरें जब उसे छूने के लिए लपकती हैं तो हाथ बढ़ाकर उन्हें ऊपर खींच लेता है। खाली वक्तों में कभी कभी कनखी देखता है। बाएं तो राजघाट का पुल, दाएं तो रामनगर का किला, सामने तो रेत का मैदान और पार का कछार। रागों, रंगों और रेखाओं और चिड़ियों की चहचह का अद्भुत कोलाज है ये घाट। सुबह शाम या पेंसिल, ब्रश और कैनवस लिए चित्रकार भी बैठे मिलेंगे, कैमरा लटकाए छायाकार भी, रियाज मारते गायक वादक भी, पुजैया के गीत गाती औरतें, धुन रमाए जोगी भी। बाकी तो मल्लाह है, अखाड़िए पहलवान है, साधु सन्यासी हैं, कीर्तनिया हैं, भिखमंगे हैं, उसके आगे डैश 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 डैश। धूप, अगरबत्ती और गांजे की गंध में रची बसी रहती है यहाँ की ठंड और हवा, और इसी में शामिल रहती है मंदिर की घंटियों और चप्पुओं का पानी में हिलकोरों की आवाजें और मछलियों की उछाल की चमक। लेकिन हाँ, जग्गू मल्लाह के शब्दों में पिछले कुछ वर्षों से ये घाट अंग्रेजनियों का परमानेंट एक्जाई जमीनी बोट हाउस हो गया है। रोज शाम को 250-300 अंग्रेज जोड़ों में या अकेले सीढ़ियों पर बैठते हैं और देर रात तक बैठे रहते हैं। तो उस शाम भी यही माहौल था जब हम ठंड में अलाव के पास बैठे थे और कौशिक ने 80 के जन्म की कथा सुनाई थी। आज का एपिसोड में यही विराम करती हूँ। कल के एपिसोड में हम जानेंगे कि 80 घाट का जन्म आखिर कैसे हुआ, उसके पीछे क्या कथा है। अब मुझे आज्ञा दीजिए। ये एपिसोड आपको कैसे लग रहे हैं कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताते चलिए। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। सोशल मीडिया के अन्य प्लेटफॉर्म पर भी आप अंबेडकर नामा को फॉलो कर सकते हैं। कोई एपिसोड छूट जाए तो प्लेलिस्ट में भी चेक कर सकते हैं। इसी के साथ मुझे आगे दीजिए, मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय भीम, धन्यवाद।